नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। बहुत कम समय बचा है जब देश की नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात की चिंता है और दुनिया इस बात पे हैरान है कि आखिर संसद के उद्घाटन में सारे सांसद क्यों नहीं जा रहे हैं। विपक्ष ने एक संघर्ष वाली लड़ाई छेड़ दी और कहा है कि संविधान में व्यवस्था है कि संसद की प्रमुख राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। विपक्ष अपने राजनीतिक तीर भी चला रहा है और कह रहा है कि महिला आदिवासी हैं राष्ट्रपति, तो उनका हक है। और बात आगे तक ले जा रहा है कि चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और अब संसद का उद्घाटन हो, तब आदिवासी महिलाओं को नहीं बुलाया गया। दलित और आदिवासी के मुद्दों को जोड़ के भी राजनीति हो रही है। ऐसे में मुझे लगा कि एक ऐसी सार्थक आवाज, एक ऐसी राजनीतिक सोच से आपको मुलाकात करानी चाहिए। जब वो बोलते हैं तो पूरे सदन में, किसे कहते हैं ना, सुई गिरे तो आवाज आती है। तो मैंने सोचा, एक सांसद से अनुरोध किया कि 4 पीएम के दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि पहले लगातार आपको पार्लियामेंट में तो सुनते रहते हैं, लेकिन रूबरू सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर संसद का उद्घाटन हो रहा है तो पूरा विपक्ष क्यों नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में क्यों है, और क्या इसका समाधान है। मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे कि ऐसा कौन सा सांसद है जिसके बोलने पे संसद में सन्नाटा छा जाता है। तो एक ही नाम आएगा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा का। तो मैं चलता हूं, सीधा ले चलता हूं आपको मनोज कुमार झा जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे सिलसिले को। मनोज जी, संसद में जब हमारा ये रिकॉर्डिंग शुरू लाइव हो रही होगी तो उसके 24 घंटे बाद पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा होगा। कोई रास्ता निकल नहीं सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया में खराब संदेश आएगा कि एक नई संसद बनी भारत की, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, और उसमें बड़ी संख्या में विपक्ष उसमें मौजूद नहीं है। कोई रास्ता निकल नहीं सकता था क्या? संजय जी, अगर हम गुनहगार हों, संविधान के पन्नों के आधार पर अगर आप देखें, आर्टिकल 79 को देखें, जहां संसद की संकल्पना हुई, उसके बाद भी अगर हमें गुनहगार समझा जाए तो हमें फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है संजय जी कि देश में संसद की एक महज इमारत नहीं बनती है। संसद एक पॉलिटिकल स्पेस, बातचीत का एक स्पेस है, संवाद का एक स्पेस है। उस स्पेस में सर्वे सर्वा हमारी महामहिम है। और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर तो यह है नहीं, उनके बाद भी ये रहेगा, उनके पहले भी संसद थी। तो प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस इस इवेंट की गरिमा को समझना चाहिए था और गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़े हठधर्मी हैं। इससे पहले भी कई मौकों पे हमने सलाह दी है हाथ जोड़ के। अभी भी मैंने कहा थोड़ी देर पहले, 36 घंटे तकरीबन बचे हैं कि प्रधानमंत्री, 40 घंटे कि प्रधानमंत्री जी कोर्स करेक्शन कर लीजिए। अभी आपको बहुत तालियां मिलेंगी, क्योंकि मीडिया के एक वर्ग पे आपने कब्जा कर लिया है। 20% की एक आबादी को आपने अपना वैचारिक उपनिवेश बना लिया, जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल कॉलोनी। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी ना। इतिहास तो बहुत बेबाक विश्लेषण करेगा और वो आपको अच्छा नहीं कहेगा और हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर, उनका व्यवहार राजशाही वाला नहीं होना चाहिए था। आपके प्रतीक, आपकी जुबान, आपके मूल्य, आपकी कार्यशैली, आपका आचार, आपका व्यवहार हमें बादशाहत का आभास देता है, राजशाही का आभास देता है, और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया को संदेश सचमुच शायद अच्छा ना जा रहा हो, लेकिन दुनिया के मुल्क, इस देश का नागरिक ये भी तो देख रहा होगा ना, हम अपने व्यक्तिगत जमीन के पट्टे के लिए नहीं लड़ रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि संविधान की धारा 79 के तहत, जिसका बहुत विस्तार से विश्लेषण संविधान सभा की बैठक में हुआ, उसमें राष्ट्रपति जी और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनती है। आप उन्हीं को खारिज कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर पे कब्जा हमारे डेमोक्रेसी के लिए कतई उचित नहीं है। जिस किसी ने भी कोशिश की, 75 इमरजेंसी के दौरान कोशिश हुई और जनता ने उसको अपने वोट से नकार दिया। ये मैं कहना चाहता हूं आरंभिक टिप्पणी के रूप में।
मनोज जी, बीजेपी का कहना है कि जिसने शिलान्यास किया उसको उद्घाटन करने का हक है। शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, हम लोगों ने किया। मायावती जी ने तो एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि मायावती ने कह दिया जिस सरकार ने बनाया है उसको हक है। बेवजह में ये मामला तूल दिया जा रहा है। देखिए, मैं इन तर्कों से क्या कहूं, इन तर्कों को देख करके मुझे तो ये आभास हो चला है कि हमारे देश में वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित तर्क की भी हमने तिलांजलि दे दी है। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी तनख्वाह से अपने पुरखों की जमीन बेच करके ये बिल्डिंग बनवाई? अगर उससे भी बनवाई होती तब भी हम कहते ये देश की संसद है, ये आपकी व्यक्तिगत जागीर नहीं है। आपसे पहले एक संसद थी, आपके बाद भी ये संसद होगी, लेकिन ये आपका मनसा वाचा कर्मणा में ये उचित है। मायावती जी की अपनी मजबूरियां होंगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस संविधान को हमारे हाथ में दिया गया ना, इसके इतर कोई प्रयोग, कोई संयोग करने की कोशिश होगी, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हमें पता है मीडिया का एक मुख्य धारा हमें विलेन बताएगा, लेकिन यकीन मानिए इतिहास हमें विलेन नहीं बताएगा। और आजकल हम इतिहास से संवाद करते हैं, आने वाले इतिहास, और प्रधानमंत्री जी यही चूक कर रहे हैं। आप 10 वर्ष तो प्रधानमंत्री रहे, 24 का भी नतीजा आना बाकी है, लेकिन जब प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा तो ये बात अक्सर आएगी कि आप जिद्दी स्वभाव के हठ धर्मी व्यक्ति थे, जिसका पूरा का पूरा मेटाफर मैं मेरा मुझको, उससे आगे नहीं जाता था। लोकतंत्र की जुबान मैं मेरा मुझको नहीं है, हम हमारा हमसे। ये आई और वी का जो फर्क है ना, ये प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आपका वीडियो जब रिलीज हो तो प्रधानमंत्री जी गौर करें और कोर्स करेक्शन कर लें। आप प्रोफेसर है ना, तो अपनी बात बहुत तार्किक तरीके से कह लेती है, लेकिन आपकी पार्टी से बिहार से एक आवाज ये भी आई कि अगर हमारी सत्ता आई, हमारे सहयोगी की सत्ता आई, तो हम लोग पुरानी संसद में काम करेंगे। क्या ये भी एक विकल्प हो सकता है अगर आप लोग सत्ता में आए तो? देखिए संजय जी, एक बात मैं साफ तौर पे कहूं, आज ये बिल्डिंग बन के नई संसद तैयार है। आप दोनों की आर्किटेक्चर को देखिए। एक मैजेस्टिक जो एक था, अब मैं अभी ब्रिटेन गया था, उसके बारे में पढ़ा भी है, लगभग 950 साल पुरानी संसद है और उनको बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ी, माइनर रिनोवेशन करके। असल में मैं अक्सर इन दिनों कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जितना ही मुगलों के विरोधी है ना, उनके अंदर एक बड़ा मुगल बैठा हुआ है। अब वो कौन है मैं नहीं जानता। बाबर से लेकर के अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर उनके अंदर है। उनको चाहिए एक इमारत जिसमें पट्टिका लगे, लेगेसी के नाम पर, कि ये विरासत मैं छोड़ के जा रहा हूं। जबकि मैं हाथ जोड़ के कहूं प्रधानमंत्री जी, आपके पास एक बड़ा अवसर है, बड़ा मैंडेट था। विरासत छोड़ी है ना, तो बेरोजगारी के खिलाफ एक ब्लूप्रिंट दे जाइए कि देश तरक्की करे। महंगाई के खिलाफ ब्लूप्रिंट दे जाइए। सामाजिक सौहार्द जो आपके दौर में छत विच्छत होकर के रह गया है, कौमों के बीच में दीवारें, नुकीले दीवार खड़ी हो गई है, उसको खत्म कीजिए। ये बिल्डिंग क्या चीज है साहब? आपके बाद कोई आएगा कुछ और बना लेगा। मैं सिर्फ इसने जो हमारे सहयोगी दल के हमारे एमपी ललन सिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि अभी भी गौर करने की आवश्यकता है कि ये जो संसद की इमारत कोविड के दौरान बनाई गई, क्या ये आवश्यक था? कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था छत विछत, लोग सांस, एक एक सांस को महफूज करने के लिए लड़ रहे थे। उस दौर में आपने ये ताजमहल अपना बनाने को सोचा, तो हमें तो साहिर की वो बात याद आती है, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो आज भी आपने लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं का एक मजाक ही उड़ा के रख दिया। मनोज जी, कहीं ये डर ये तो नहीं कि वहां पे उस दिन वीर सावरकर, जो उनको बीजेपी वीर कहती है, उनका जयंती है, तो कहीं उनका महिमा गान होगा, उसमें आप लोग शामिल होंगे, तो आप लोग उसके वैचारिक दृष्टि से उनके विरोध में खड़े रहते हैं, तो ये टकराव वहां पे वैचारिक वैचारिक प्रतिबद्धताओं का होगा। संजय भाई, एक बात मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी की मैं तारीफ करूंगा कि 15-20% इस देश के लोग जरूर हैं, जिसमें हमारे आपके परिवार के लोग भी हैं, जिनको उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया, वैचारिक कॉलोनी। सुबह सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो सच झूठ नहीं देखते हैं, जो मैसेज आया उसी को यकीन करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को सावरकर के जन्मदिन से इतनी मोहब्बत, तो एक बार जब अगली बार विदेश यात्रा पे इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, तो वहां ये कहें कि मैं सावरकर की धरती से आया हूं।
क्यों कहना पड़ता है कि मैं गांधी की धरती से आया, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं? यहां आप लाख जहर घोल लीजिए सावरकर के नाम पर। प्रधानमंत्री जी, आपकी भी मजबूरियां हैं, चाहे अनचाहे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गांधी की धरती से आए। तो ये विसंगति क्यों कि विदेश की धरती पे एक जुबान और देश की धरती पे एक जुबान? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अमेरिका के लोग भी कहेंगे ये कमाल के आदमी है, ये सावरकर तो कपूर कमीशन में भी आया था। तो ये बापू का नाम यहां ले रहे हैं और उनके बारे में जिसकी दृष्टिकोण जिसका बहुत ही विवादास्पद था, आप उनके जन्मदिन के दिन, हालांकि इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वो जन्मदिन शायद अवैधनाथ जी का भी है, योगी जी से पूर्व जो थे। तो अगर प्रधानमंत्री जी की चॉइस ये है तो मैं तो कहूंगा कि संविधान के लिए शायद कहीं ऑबिचुअरी ना लिखना पड़ जाए। महंत अवैधनाथ जी का जिक्र आपने किन किन संदर्भ में किया? क्योंकि आपने जब गांधी की बात करी और फिर सावरकर की बात की तो बात गोडसे की भी होती है, और गोडसे की जब बात होती है तो बात फिर गोरखपुर तक भी जाकर रुकती है। तो आपके संदर्भ क्या वहां तक जाते नहीं हैं? नहीं, मैं संदर्भ साफ है कि प्रतीक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सावरकर, अवैधनाथ, और उधर एक वो डंडा लेके आया है जिसको कहते हैं राजदंड। हमने तो ये सारी चीजें खत्म कर दी थी। आप और हम और हमारा संविधान राजशाही के तमाम प्रतीकों को खत्म कर चुका था, सामंतशाही के तमाम प्रतीकों को हम पीछे छोड़ाए थे। प्रधानमंत्री जी के अंदर पता नहीं कौन सी लालसा है, अब तो सिर्फ मुकुट पहन करके संसद में बैठना बाकी रह गया। मतलब छड़ी आप ले ही आए। अरे राजदंड की क्या आवश्यकता है उस प्रतीक की? लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज का बहुलवादी चरित्र होता है, उस चरित्र को क्यों खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं हाथ जोड़ करके अभी भी आपसे विनती करता हूँ। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जिसके हाथ में वो सिंहासन आता है, फिर वो सत्ता, जिसके हाथ में वो दंड आता है, वो सत्ता फिर उसी की रहती है, हमेशा उसी की रहती है। देखिए, बीजेपी के लोगों के साथ तो मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक सोच का भयंकर अभाव है। अब गोडसे को देशभक्त बताने वाली महिला हमारे देश की संसद में बैठती है और प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना कह के काम चला लेते हैं कि मन से माफ नहीं करूंगा। तो हमारी चिंता व्यापक है। मुझे लगता है ना कि बीजेपी के लोगों को भी एक बार, क्योंकि मोदी जी के बाद भी तो बीजेपी नाम की पार्टी रहेगी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। मैं मोदी जी की तरह कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, हमें साहब भाजपा मुक्त भारत नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के हिंसात्मक शब्दावली के पक्ष में नहीं। लेकिन आपको ये सोचना होगा ना कि ये देश किस दिशा में जा रहा है, आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप बौनी समझ के व्यक्ति हो चुके हो, जिसको लगता है कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, इतना कह देने भर से ही आप लोकतंत्र के नाम की एक संवाद प्रणाली का हिस्सा बने रह सकते। मनोज जी, आप जिन व्यक्ति के बारे में इतनी सब बातें कह रहे हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान कर रही है, देश भर के सारे चैनल दिखा रहे हैं कि एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनका बॉस कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो आप जिसके लिए इतने आरोप लगा रहे हैं वो आदमी ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड बन रहा है। मैं अमेरिकन, कुछ मेरे भी दोस्त हैं, अमेरिकन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त होता है। उनको कोई चीज कहनी होती है ना, अब जैसे उन्होंने कहा कि आई नीड टू टेक योर ऑटोग्राफ, इसके कोई और मायने भी हो सकते हैं, मैं उनमें नहीं जा सकता। बॉस कहने का भी ये लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। बॉस, एक प्रधानमंत्री फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होता है। बहरहाल, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम के लोग अगर इससे प्रसन्न हैं और ऐसे स्वागत कर रहे थे पालम एयरपोर्ट पे जैसे पता नहीं कौन सा मेडल जीत करके आए हैं, और यही प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके कहते हैं 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, क्या देश का अपमान नहीं होता है? क्या हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जिन्होंने इस देश के नवनिर्माण में आजादी के बाद महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उनको आप कहते हैं आपका सिफर योगदान है? तो प्रधानमंत्री जी अक्सर क्या होता है ना, उनके स्क्रिप्ट राइटर कुछ ऐसा लिख देते हैं जिसको अगर इतिहास आगे जब देखेगा ना तो बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं करेगा। और मुझको प्रधानमंत्री जी के लिए भी चिंता है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। मनोज जी, आप उन चंद सांसदों में से हैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन संसद की मर्यादा बहुत गिर रही है, शब्द वो प्रयोग हो रहे हैं जो संसद में नहीं होना चाहिए।
तो मनोज जी, आप उन सांसदों में से हैं जिनको पिन ड्रॉप होके संसद पूरा सदन सुनता है। तो आपकी पार्टी के तेजस्वी यादव जी के तो ईडी सीबीआई के बुलावे आ गए। तो आपको नहीं लगता आप इतने तीखे तीखे हमले साहब के लिए करते हैं, कभी बुलावा आपकी तरफ भी आ सकता है? आपको मैं क्या कहूं, मुझे लगता है कि आपके इस इंटरव्यू के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई दस्तक हो जाए। देखिए, आज इस दौर में अपनी बात रखने के बाद आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, क्योंकि आप बीजेपी नाम के जिस आर्किटेक्चर से, संरचना से आप लड़ रहे हैं ना, जिसके जिसके ऊपर मोदी जी हैं, उनके ये आनुषंगिक संगठन है। अगर आप इसके आधार पर अपनी भाषा भाव को कमतर कर देंगे, विरोध को तीव्र होने से रोक देंगे, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, देश की जो भावी पीढ़ी है उसको भी नहीं पता चलेगा कि जब ये दौर चल रहा था एकदम थर्ड राइक जर्मनी वाला, तो सांसद जो तथाकथित विपक्ष के सांसद थे वो क्या कर रहे थे। तो हम लोग अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, और बहुत शुक्रिया आप जैसे लोगों का जो कम से कम हमारी आवाज को, हमारी बात को कैरी करते हैं। मनोज जी, एक लड़ाई और लड़नी पड़ रही है आपको। एक लड़ाई बीजेपी से लड़नी पड़ रही है, एक लड़ाई इन संस्थाओं से लड़नी पड़ रही है, और एक लड़ाई मीडिया से लड़नी पड़ रही है। क्योंकि आम जनमानस में ये है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया जो अपने आप को कहती है वो एक तरफा हो गई है, ये लोग आरोप लगाते हैं। तो इस जो बड़ी वाली लड़ाई है मीडिया वाली, क्योंकि माहौल बना देती है वो, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे? नहीं, अब तो आदत पड़ गई है। मैं बताऊं, ये समस्या हमारे साथ 19 तक थी, 14 से 19 के बाद आप बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप जैसे लोग जिनका पेनिट्रेशन है, जिनकी रीच है, और शायद ये मेनस्ट्रीम की मीडिया को भी एक सीख है। जैसे आज ही मैं बताऊं, एक चैनल मेरे सुबह की बाइट देख करके आया, मैंने पूछा पूरा चलाओगे? बोला नहीं सर, कहा गया है चलाने के लिए। तो वो चॉम्स्की वाली बात है कि कहते हैं कभी कभी डेमोक्रेटिक दिखने के लिए भी मीडिया का एक वर्ग विपक्ष के भी स्वर को ले लेता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप जैसे उन सैकड़े लोगों का है जिन्होंने अपने छोटे प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बना लिया विपक्ष की उन आवाजों को सुनने के लिए, ताकि जनता तक वो बातें जाएं साफ तौर पर, बिना हिचक। और मैं समझता हूं दैट हैज वर्कड, इसका इसका फायदा हुआ है। अगर आपको लोग बंबई में सुन रहे हैं और मुझे फोन कर रहे हैं कि मैंने 4 PM पे देखा, तो जाहिर तौर पर वो जो नैरेटिव हम जिससे डरे हुए थे, अरे मीडिया तो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ वो मीडिया नहीं है जिसको, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, जिसको कहते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया नहीं है, लेकिन वो मीडिया जरूर है जो गोद में बैठने से इनकार करती है। बिल्कुल ठीक है। आपके पास समय कम है, एक दो सवाल और जरूर पूछूंगा मैं कि 2024 भाई एक पूछ लीजिए, एक पूछ लीजिए बस केवल। 2024 की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के बिना हो पाएगी, कांग्रेस के साथ हो पाएगी, और कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी या सब बराबर की भूमिका में रहेगी? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे नेता तेजस्वी जी ने भी, लालू जी ने भी कई अवसरों पर कहा है, कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर मैक्सिमम फुटप्रिंट की पार्टी है। मैक्सिमम फुटप्रिंट को नजरअंदाज करके आप बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, कांग्रेस को भी हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्पना कीजिए एक ऐसी गाड़ी की जिसमें ड्राइविंग सीट पे एक क्षेत्र में एक दल बैठे और आप सहयात्री हो। ये जो सहयात्री मॉडल है ना, को ट्रैवलर मॉडल, यही विपक्ष के लिए एक अच्छा मॉडल है, जिसमें 77 और 2002 की 4 की संभावना एक साथ होगी, जहां सारी पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होगी। और जब एक बार चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि देखिए चेहरा वहरा के डिबेट में उलझना नहीं है, हम शैम्पू साबुन नहीं खरीद रहे हैं कि लक्स वाला मोदी जी का है, आपका वाला कौन है। तो चूंकि लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है, तो हम सामूहिकता में जाएंगे, एक प्रगतिशील विकल्प देंगे, लोकोन्मुख कार्यक्रम देंगे, और वो कार्यक्रम जीतेगा। फिर उसके बाद अनलाइक बीजेपी जिसको एक चेहरे पे भरोसा है, हमारे पास दर्जनों चेहरे हैं जो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। सुना आपने, प्रोफेसर हैं तो उतनी ही तार्किक दृष्टि से, उतने ही वैचारिक दृष्टि से, और बहुत मुखर होके, और बहुत शब्दों का जो चयन है मनोज जी का वो शानदार है। मुझे भी उनको सुनना अच्छा लगता है। और सदन में कभी कभी ऐसी आवाजें हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, तमाम ऐसे नेता थे, ज्ञानी नेता थे, जब जिन बोला करते थे तो पूरा सदन
सुना करता था। तो ये मनोज झा जी थे जो कह रहे थे कि लोकतंत्र में अब कुछ आवाज़ों का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। दुष्यंत की कविता है, उसका 1-2 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। मुझे यकीन है 4 पीएम इसी तरह ज़िंदा धड़कता रहेगा अगर आपका साथ मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।